चली जाओ। आपने मेरी बन्नू को देखा? किसी ने मेरी बन्नू को देखा? अभी तो यही खेल रही थी। कौन ले गया मेरी बन्नू को? बन्नू बन्नू बन्नू। बार कहा है जल्दी कर ले, लेकिन तू है क्या मानती नहीं। अब ऑटो भी नहीं मिलेगा इस वक्त। नहीं, तू भाग जा, तू भाग जा। कोई भी मेरे पिताजी को मार देगा कोई। निकाल देंगे, नहीं रहने देंगे मुझे। इसलिए मुझे इसे खत्म करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। क्या तुम मुझे सचमुच मार देना चाहती हो? इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो? बोलो ना माँ। मैं तुझे इजाज़त नहीं दूंगी, खत्म कर दूंगी तुझे, खत्म कर दूंगी तुझे। लेकिन क्यों माँ? इसमें मेरा कसूर क्या है? सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। ये सब लोग कहते हैं कि लड़की एक बोझ होती है। तुम हमारा श्राद्ध नहीं कर सकती, पिंडदान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम हमें मुक्ति नहीं दिला सकती, और तो और बिन दहेज ब्याही नहीं जा सकती। पूछो इन सबसे, क्यों इन्हें लड़की नहीं लड़का चाहिए? लड़का। बोलिए, जवाब दीजिए। चुप क्यों बैठ गए सर? माँ, माना कि ये सब सच है, लेकिन किसने बनाए ये नियम, ये कायदे, ये कानून? कानून तो सबके लिए सीधा और साफ होना चाहिए। मेरे साथ भी आज इंसाफ होना चाहिए। माँ मेरी कातिल है, बाप भी। डॉक्टर और वकील कातिल तो है आप। मुझे मारने की साजिश है इस पूरे समाज की। हर शख्स में नजर आती है सूरत, जैसे एक जल्लाद की।
आजादी मानते हैं? बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप या फिर आप खामोश क्यों हैं? शायद इस खामोशी ने ही हमें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो अपनी इस खामोशी को तोड़िए, अब तो अपनी इस नींद से जागिए। आज जब हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हमें तो ये भी पता नहीं होता कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। ऐसे सरेआम कोई भी किसी को भी मारकर चला जाता है। कहीं पर भी बिना लिए दिए कोई भी काम नहीं हो पाता। हम अपनी इज्जत के खातिर अपने बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। ऑनर किलिंग, अपनी इज्जत के लिए अपने ही बच्चों का कत्ल। और तो और हमारा ज़मीर, हमारे अंदर की आवाज तो मानो मर ही चुकी है। जिस औरत ने हमें पैदा किया हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हम उसे ही अपनी बेटी बनाने से कतराते हैं। जब भी किसी को पता चले कि घर में बेटी पैदा होने वाली है तो उसे कोख में ही दफन कर देते हैं। हमारे माँ बाप जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपने इन पैरों पर खड़ा करते हैं, हम धक्के मारकर उन्हीं के घर से बाहर फेंक देते हैं। तो बताइए, क्या यही वो आजादी है जिसके लिए हमारे शहीदों ने ढेरों कुर्बानियां दी थी? क्या कुर्बानी देते वक्त उन्होंने इसी आजाद देश का ख्वाब देखा था? बताइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी असल आजादी पाने के लिए हमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी होंगी, हमें बहुत कुछ करना होगा। अभी हमें और आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ना होगा। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई निगारे सबा, कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई? कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई? अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। अभी वीरानिए शब में कमी नहीं आई। निजात दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, कि वो मंजिल अभी नहीं आई।
माना कि आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ढेरों से दम सहे और हर तरह की कुर्बानियां दी। हम पर कभी सीधे सीधे अंधे कानून थोप दिए गए, तो कभी गोलियां तक बरसा दी गई। आजादी के बाद भी हमारे पड़ोसियों ने हमें कोई चैन से नहीं रहने दिया। 1948 में कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करी। 1962 में हिंदू चीनी भाई भाई इस किस्म के नारे लगाने वालों ने ही हमारी सरहदों पर बुरी नजर रखी। 1965 में पाकिस्तान ने हमें आजमाना चाहा। 1965 और 1971 में हमने दुश्मन को करारी मात दी। एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पड़ोसी ने साजिश कर अपनी नापाक कदमों से हमारी सरहदों पर घुसपैठ करनी चाहिए, लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने हमारी सरहदों की हिफाजत तो की ही, और दुश्मन को ये सबक भी सिखा दिया कि फिर दोबारा वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक ना करे। ये आजादी आप देख रहे हैं, इसे पाने के लिए हमें ना जाने कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कभी बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी और न जाने क्या क्या। हम कल भी गुलाम थे, हम पर लाखों इल्जाम थे। इस गुलामी से निजात पाने में, आजादी का दिया जलाने में ना जाने कितने सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। तब कहीं जाकर आजादी का तिरंगा लहराया। नहीं है हम में कायर कोई, नहीं है कोई बुज़दिल। कैसे भूल जाए जलियांवाला बाग, कैसे भूल जाए कारगिल। हम सलाम करते हैं उन नौजवानों को जो खो गए हैं इस ज़मीं को जगाकर, जो खुद सो गए हैं।
12 जून 1940 लंदन के ओल्ड बैली कोर्ट में उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद पर मुकदमे की तैयारी है। उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद, जिस पर इल्जाम है 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सर माइकल ओडायर का कत्ल। सर माइकल ओडायर जो जलियांवाले बाग हत्याकांड के वक्त पंजाब का गवर्नर था। The case against Udham Singh alias Mohammad Singh Azad may proceed. मिलॉर्ड, आपको लंदन के बीचों बीच दिन दहाड़े दिल जला देने वाले इस कत्ल की पूरी मालूमात मिल चुकी होगी। अदालत में पेश होने वाले सारे गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए कातिल का गुनाह बिल्कुल साफ साफ सामने आ चुका है। कातिल ने बिना वजह एक अजीम शख्स का कत्ल किया। इसका जिंदा रहना बेहद खतरनाक है। इसके हाथों जो क्राइम हुआ है उसके लिए इसे सजाए मौत तो मिलनी ही चाहिए। और मिलॉर्ड, मुल्जिम एक खतरनाक कातिल है जिसने सर माइकल ओडायर जैसे एक अजीम शख्स का कत्ल किया। सर माइकल ओडायर जो पंजाब के एक्स गवर्नर थे, हम सब के लिए बेहद ऑनरेबल थे और ब्रिटिश एम्पायर की डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी थे। आप जानते हैं कि मुल्जिम ने वहां मौजूद लॉर्ड जेटलैंड, लॉर्ड लेविंगटन और लुइस डेन को भी मारने की कोशिश की। अगर इसके पास लेटेस्ट आर्म्स होते तो ये उन लोगों को भी मार चुका होता और अपने मकसद में कामयाब हो गया होता। मिलॉर्ड, उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद एक कातिल है, किलर है, जिसके लिए इसे सजाए मौत तो होनी ही चाहिए। ये एक बीमार मुल्क, बीमार वतन, बीमार सूबे का एक बीमार बादशाह है। खबरदार जो मेरे मुल्क के बारे में एक भी बुरा लफ्ज कहा तो तुम और तुम्हारी अदालत मेरे मुल्क के हजारों बेगुनाहों के जालिम कातिल को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस कटघरे में मैं खड़ा हूं, मेरा मुल्क नहीं। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन मेरे मुल्क के बारे में एक भी बुरा लफ्ज कहने का आपको कोई हक नहीं है। Court doesn't need any explanation. Answer in yes or no. Did you kill him or not? Yes, I killed him. मैंने मारा है उस माइकल ओडायर को जिसने जलियांवाला बाग के हजारों मासूमों की जानें ली थी। मैंने एक कातिल का कत्ल किया है, एक खूनी का खून किया है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मिस्टर किशमेनन, फॉर गॉड सेक मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मिलॉर्ड, मुझे कत्ल से इनकार नहीं, लेकिन कत्ल को जुर्म कहने से इनकार है। हाँ, मैं मानता हूं मैंने कत्ल किया है, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया। एक बेरहम कातिल को उसके कत्ल की सजा दी है। Point to be noted, my lord. और मिलॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गुनाह है। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूटर साहब ने मुल्जिम को बुरा कहने के बजाय उसके देश, उसके मुल्क को बुरा कहा है। असल में उधम सिंह और राम मोहम्मद सिंह के रिवॉल्वर की गिरफ्तार आवाज उसके देश, उसके मुल्क के 33 करोड़ लोगों की सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि उनकी चीख और पुकार थी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर को ये पूरा हक है कि वे हिंदुस्तान के बारे में जैसी चाहे वैसी राय कायम करें, लेकिन उन्हें हकीकत और सच्चाई को बदलने का कोई हक नहीं। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर आपको अपने ब्रिटिश सरकार और उसके हुक्मरानों की असलियत जाननी है तो आपको इस नौजवान को करीब से देखना होगा। और इसे करीब से देखने की कोशिश कीजिए, नहीं जानने की कोशिश कीजिए। 21 बरस पहले हुए हादसे का बदला इसने अब क्यों लिया? 21 बरस पहले इसने माइकल ओडायर को मारने का ऐद दिया होगा। 21 बरस से आगे सिलसिले में धक्का खाई होगी। Your Honor, this may not be argumented. Please complete. मिलॉर्ड, क्या
अदालत ने कभी ये जानने की कोशिश की कि जलियांवाला बाग हादसे से पहले ये नौजवान किया क्या करता था? जलियांवाला बाग हादसे से पहले ये नौजवान पंजाब के गांव में लकड़ी के खिलौने बनाया करता था, लहलहाते खेतों के बीच हीर गाया करता था। लकड़ी के खिलौने, हीर महफूज। लेकिन मिलॉर्ड, आपके पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ना तो ये कोई पेशेवर मुजरिम है और ना ही कोई दहशतगर्द। That's all, मिलॉर्ड। उधम सिंह alias Ram Mohammed Singh Azad. Do you want to say anything in your defense? माइकल ओडायर का कत्ल मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे उससे नफरत थी। He deserve it, I don't care। और मुझे इसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। जलियांवाला बाग कत्लेआम का असल मुजरिम वही था। वो मेरे हमवतनों के जोश को कुचल देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे ही कुचल दिया। पिछले 21 बरसों से मेरे सीने में एक ही आग थी कि मैं उससे बदला लूं, और उसका कत्ल करके मैंने अपना बदला ले लिया है। मिलॉर्ड, मैं बहुत खुश हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे फांसी की सजा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी सजा या अपनी मौत का मुझे कोई गम नहीं है। अरे मैं फांसी पर थोड़ी चढ़ रहा हूं, मैं तो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहा हूं। मिलॉर्ड, आपके ब्रिटिश राज में मैंने अपने देश के लोगों को भूखों मरते देखा है। मत भूलिए कि हिंदुस्तान की आजादी की आग अब लंदन की गलियों तक पहुंच चुकी है। आपके साम्राज्यवाद का जनाजा अब तैयार हो चुका है। मेरे लिए इससे बड़ा इजाज़ क्या होगा कि मैं अपने मुल्क, अपने मादरे वतन के लिए दुनिया से रुखसत हो जाऊं। It's completely ridiculous। तुम्हारी ये बकवास तुम्हें फांसी के फंदे में जाकर रहेगी। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप सरकारी वकील की बजाय जज और ज्यूरी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा ऊंचा बोलकर ना ही तुम अपना जुर्म छुपा सकते हो और ना ही माइकल ओडायर के किरदार को खिलौना बना सकते हो। क्या कहा? उस माइकल ओडायर का किरदार? अरे उस माइकल ओडायर का किरदार तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही जाना जाएगा। इस दुनिया का कोई भी शख्स उसके नाम पर थूकेगा। मिलॉर्ड, मुस्लिम के इस बेसलेस आर्गुमेंट, सो कॉल्ड सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म से साफ नजर आ रहा है कि इसे ब्रिटिशर्स से किस हद तक नफरत है। ऐसे क्रिमिनल को किसी भी हाल में फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा खतरनाक मुजरिम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। If we will spare him, then he will become a mass murderer. That's all, my lord. Objection, my lord. Objection overruled. That's all. Udham Singh alias Ram Mohammed Singh Azad should be hanged by neck until death. जून 1940 को इस मुकदमे का फैसला आप सभी ने देखा। यहाँ यही होना था। इन्हीं की सरकार, इन्हीं की अदालत, इन्हीं का जज, इन्हीं का फैसला, सब कुछ एक तरफा था। ये पहले भी कई बार हो चुका है। सन 1929 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास और उनके कई साथी इन्हीं की जेल में बंद थे। वहां पर भी ये सब ही हुआ। इन्होंने पंजाब के उन नौजवानों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन उन्होंने सारे जुल्म हंसते हंसते सह लिए, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। जी हाँ, यही आज़ादी के लिए। एक नटखट चंचल बच्चा, सारे बच्चों सा वो भी सच्चा, नंगे पांव दौड़ रहा है, नंगे पांव दौड़ रहा है। कच्ची गलियों, कच्चे आंगन में, खेतों और बागों के दामन में, बाप की उंगली माँ का पल्लू थामे, धूप बरखा और बादल के साए में वो लोट लगाता, मौज मनाता, नंगे पांव दौड़ रहा है, नंगे पांव दौड़ रहा है। बदले हालात और छाई बदली, इतिहास ने उस पर रख दी उंगली। हालात
जो बनाते हैं इतिहास, हालात जो बनाते हैं जाबाज। कुछ बनना था, कुछ बन ही गया। जब बन न सका वो गांधीवादी, तब कहलाया आतंकवादी। फिर फांसी पर ली जब उसने बारी, तब कहलाया वो क्रांतिकारी। इस सब से एक नाटक बनता है जो कड़वा है पर सच्चा। इस नाटक में एक सूरज है जो बस्ती बस्ती उगता है। इस नाटक में एक धरती है जो सांझी सांझी लगती है। इस नाटक में कुछ साए जो धुंधले धुंधले लगते हैं। ये नाटक कड़वा लाख सही और दिल की कहानी कहता है। उस नटखट चंचल बच्चे की तरह उंगली पकड़े रहता है। ये नाटक एक ऐसी डोरी लगता है जो नींद को कोसों दूर करे। एक जिद्दी बच्चे की तरह ये उठने पर मजबूर करे, ये उठने पर मजबूर करे, ये उठने पर मजबूर करे। पूज्य पिताजी, अर्ज ये है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से जेल में भेज दिए गए। कल 1 महीने में सारा नाटक समाप्त हो जाएगा। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं। मुझे पता चला था कि आप यहाँ आए थे और किसी वकील से बातचीत की थी, लेकिन कोई इंतजाम ना हो सका। वकील की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, 1-2 नुक्तों पर थोड़ा मशवरा जरूर लेना चाहता हूँ। आप बिना वजह परेशान ना हो। अगर आप मुझसे मिलने आए तो अकेले ही आए, माँ को साथ न लाए। अकेले ही आए, माँ को साथ न लाए? आगे बढ़ो। खामखा ही रो पड़ेगी और मुझे तकलीफ होगी। घर के सभी हालात आपसे मुलाकात के वक्त मालूम हो ही जाएंगे। हाँ, अगर संभव हो तो गीता रहस्य से मुलाकात के वक्त जरूर लेते आना और कुछ अंग्रेजी उपन्यास भी लेते आना। दादी जी को, माँ को, मामी जी को और चाची जी को चरण स्पर्श। कुलबीर सिंह करतार सिंह को नमस्ते। बापू जी को चरण स्पर्श। इस समय पुलिस हवालात में हमसे अच्छा सलूक कर रही है। आप किसी भी चीज की फिक्र ना करें। आपका भगत सिंह। ओए भगत, किसे बेवकूफ बना रहा है? पुलिस और अच्छा सलूक? हमसे झूठ बोल रहा है। इन अंग्रेजों की सरकार ने भी कभी किसी के साथ अच्छा सलूक कितना है? ओ क्रांतिकारी बाप का क्रांतिकारी पुत्र है। बना रहा है, अपनी बेबे नूह बना रहा है। तू चिंता ना कर, मिलने जाएंगे उससे, तुझे भी साथ ले जाऊंगा। बस। सचमुच मैं भी मिलने जाऊंगी? हाँ हाँ जाएगी। भगत से मिलने जाऊंगी, भगत से मिलने जाऊंगी। बेगुनाहों पर बमों की बेइख्तियार बौछार की। दे रहे हैं धमकियां कि दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। वाह, कि दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। वाह वाह, दिल जीत लिया।
कुछ तो बोलो। अरे भाई, हर वक्त बोलने का नहीं होता है, कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए। भाइयों ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। चल पागवाने, और जी भगत सिंह से मिलना है। भगत सिंह व किशन सिंह तुम्हारे मुलाकाती आए हैं। ओए भगत, लगता है बाबूजी आए होंगे। ओए बाबूजी आप। ओए बेबे तू भी। मैं भी। ओए बेबे काने छड़। बेबे काने छड़ बेबे। अपने पियो नु चिट्ठी लिख के कहंदा है अपनी बेबे नु ना लेके आना। बेबे वो तो इसलिए तुझे आने में तकलीफ होती ना। तकलीफ? ओए पुत्र, तुसी लोगाणू तू जानवर ते भी बदतर रोटी मिल दिया। ऐस करके तुसी लोगा ने हड़ताल करती है। यहाँ सियासी बातों की मनाही है, जबान को लगाम दे। हाँ ठीक है बेबे, तू तो मेरी प्यारी बेबे है ना। मेरी बात तो समझ। मुझे यकीन है कि 1-2 दिन में हमारी सारी बातें मान ली जाएंगी। तू फिक्र ना कर बेबे, फिक्र ना कर। फिक्र ना कर? ओए भगत, बड़ा सयाना हो गया है ना तू। आज तक तेरी सारी गल्ला मैंने मानी, तू आज मेरी एक गल मान ले पुत्र। देख मैं तेरे लिए मक्के दी रोटी सरसों का साग लाई हूं। तू खाएगा ना पुत्र? बोल। बेबे, मैं अकेला भूख हड़ताल पर नहीं। हड़ताल वाली बात सियासी है और यहाँ मनाही है। हाँ ठीक है। ओए भगत, तूने सचमुच रोटी नहीं खानी। बेबे, बात रोटी की नहीं, बात उसूल की है। और बेबे जब घर आऊंगा तो तेरे हाथ भी बन ढेर रोटियां खाऊंगा, ढेर रोटियां। कब तो आएगा घर? इसका जवाब मेरे पास नहीं है बेबे। तो किसके कोल है इसका जवाब? इस अंग्रेज सरकार के पास। अरे बेड़ा गर्क हो इस अंग्रेज सरकार का। यहाँ सियासी बातों की मनाही है, सुन लिया? हाँ सुन लिया। ओए भगत, मैंने वकीलों से सारी बात कर ली है। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। आप भी फिक्र ना करो बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। ओए कैसे ना करूं? मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। बेबे अब तू आराम नाल घर जा। बाबूजी आप बेबे नू ले जाओ। जिंदा रह पुत्र, जिंदा रह, तेरा रब रखा। खुश रह पुत्र, खुश रह। चल पागल। अरे भाइयों, आज अलार्म नहीं बजा। होशियार! लो जी, बच गया। ओ भगत सिंह, तेरे पिता किशन सिंह भी तो अपने जमाने में क्रांतिकारी थे। वो तो अब भी है। और तेरे चाचा जी उससे भी भयंकर क्रांतिकारी थे। सरजू महाराज, मेरे चाचा जी सरदार अजीत सिंह, उनका नाम लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह खान और महेंद्र प्रताप जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ लिया जाता था। तो आज भी जर्मनी में रहकर इन अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वैसे भगत, जब अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर आया था तो आखिर में हुआ क्या था? और उसमें लाला लाजपत राय को क्या हो गया था? उस दौरान महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय उन अंग्रेजों के हाथों बुरी तरीके से जख्मी हो गए। हाँ भगत सिंह, तुम तो वहीं पर थे, हम सबको भी कुछ बताओ। कुछ तो बताओ भगत। बोलो ना भगत, उस जुलूस में तुम भी तो थे। हाँ, उस दिन मैं भी वहां पर था। उस दिन सारा लाहौर उस साइमन कमीशन की मुखालफत में सड़कों और चौराहों पर जुलूस में मर चुका था। हमारा जुलूस पुरसुकून था और हम खाली हाथ थे। वापस जाओ, वापस जाओ, जिंदाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ, लाठीचार्ज करो,
वापस जाओ, वापस जाओ। लाला जी। इस तरह वो कुछ लाठियों का जोर था और कुछ उन अस्पताल वालों का। लाला जी ने 14 दिन बाद अस्पताल में दम तोड़, वो शहीद हो गए। हम सब के लिए शहीद हो गए। अरे भाई क्रांतिकारियों, आज सब सर जोड़े कैसे बैठे हो? अरे अरे आखिर चल क्या रहा है जरा बताओगे? देखो भाइयों, मैं तो क्रांतिकारी नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी कहानी सुनने के बाद मुझे आप सब बड़े अच्छे लगने लगे हो। जरा बताओ तो सही आखिर बात क्या है? आज जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की 10वीं बरसी है। हाँ, इसलिए हम उस जलियांवाले बाग को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं। हाँ, याद आया। क्या नाम था किसका? कौन? अरे उस पागल अंग्रेज का। कौन पागल अंग्रेज? हाँ, जनरल फायर। अरे वो कैदी, जनरल फायर नहीं साथियों, अमर जनरल डायर। वाह भाई वाह, दिल जीत लिया तुमने। गलती में ही सही, नाम बिल्कुल ठीक दिया, जनरल फायर। अरे भाई सरजू, शायर हो दिल का दर्द कागज पर उतार लेते। तुमने तो आज के दिन भी जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। अरे हाँ भाई, आखिर हमसे बेहतर जो है, हम सबको भी कुछ सुना दो भाई। हाँ, सुनाओ। अरे भाइयों, आज के दिन पर हम ना लिखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर सुना दो। अब सुना भी दो। अरे सुनाओ भी सरजू। अब क्या बताशे बांटेंगे, तब सुनाएंगे। भाई लोगों बताशे ना बांटो, लेकिन एक वादा करो, नज्म अच्छी लगेगी तो दाद दोगे। अरे भाई सुनाओ भी। तो सुनो, बेगुनाहों पर बमों की, बेइख्तियार बौछार की, दे रहे हैं धमकियां बंदूक और तलवार की। बागे चलिया में निहत्तों पर चलाई गोलियां, पेट के बल रेंगाया जुल्म की हद पार की। हम गरीबों पर किए जिसने सितम बे इंतहा, हम गरीबों पर किए जिसने सितम बे इंतहा। याद भूलेगी नहीं उस दायरे बदकार की, या तो हम ही मर मिटेंगे या ले लेंगे स्वराज, या तो हम ही मर मिटेंगे या ले लेंगे स्वराज। होती है इस बार हुज्जत खत्म अब हर बार की, खूने मजलूम के सरजू अब तो गहरी धार है, कुछ दिनों में डूबती है आबरू अग्यार की। हाँ, यही हुआ था जलियांवाला बाग में। हाँ ओए, वो जलियांवाला बाग 1919। मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिससे जनता भड़क उठी। रॉलेट एक्ट? ये रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी कसूर, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तभी उन्होंने अमन और अमान को बनाए रखने के लिए ये काला कानून लागू किया था, जिसकी मुखालफत पूरे मुल्क ने की थी। पर क्या गांधी जी ने इसकी मुखालफत नहीं करी थी? हाँ, 18 मार्च 1919 को ये काला कानून लागू किया गया था और 30 मार्च को गांधी जी ने इसके खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल का नारा बुलंद किया था। उस समय पंजाब मुकम्मल बन रहा था, मतलब सारा का सारा पंजाब हड़ताल पर था। हाँ, 6 अप्रैल को पंजाब मुकम्मल हड़ताल पर था और उसी दिन अमृतसर में अमृतसर के 2 महान नेता, पेशे से डॉक्टर एसपी सत्यपाल और बैरिस्टर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने जलियांवाला बाग में 50,000 लोगों के सामने तकरीर की थी, जिसकी सदारत बैरिस्टर बदरुल सलाम अली खान ने दी थी। तो इस मौके पर गांधी जी नहीं थे। गांधी जी बम्बई से पंजाब आ रहे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली के पास पलवल स्टेशन पर 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन, उस दिन अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रहनुमाई में एक बड़ा जुलूस निकला, जिसमें हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों ने मिलकर हिस्सा लिया। पर यह जुलूस निकला क्यों था? ये जुलूस गांधी जी की गिरफ्तारी की मुखालफत में निकला था और उसी दिन रामनवमी का भी दिन था। तो हिंदुओं के साथ साथ सिखों और मुसलमानों की बड़ी तादाद देख के अंग्रेज बौखला गए थे, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें साथ में देखकर बौखला गए होंगे। बिल्कुल ठीक कहा।
फिर अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर निकाल के शिमला के पास धर्मशाला में नजरबंद कर दिया, यानी कि शहर बदर कर दिया। मुल्क निकाला तो पहले भी सुना है, लेकिन शहर बदर? हाँ, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर पंजाब से बाहर निकाल नजरबंद कर दिया गया था। तो लोग भड़के नहीं? उन्हें गुस्सा तो आया ही होगा। क्यों नहीं, एक तो गांधी जी की गिरफ्तारी का गुस्सा तो था ही, ऊपर से इन 2 रहनुमाओं की गिरफ्तारी से पंजाब में आग और भड़क उठी। और तो और अमृतसर, लाहौर, गुजरावाला में बड़े पैमाने पे जुलूस निकाले गए और तोड़फोड़ की वारदातें भी हुई। मतलब 10 अप्रैल 1919 को पूरा पंजाब हड़ताल पर था। हाँ, मुकम्मल हड़ताल पर। और 11 अप्रैल 1919 को पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने जलंधर से जनरल IES डायर को अमृतसर बुलाया। General Bannon, Sir, I heard you can't control the situation in Punjab. Is it correct? no sir, everything is under control. Under control? You said under control? Under control, my foot! The whole Punjab is on strike. Their processions have arrived. And you are saying everything is under control. No, they're not. But sir, their Julus are harmless. Do you guarantee that their जुलूस are harmless? हाँ, इनका जुलूस में तो terrorist element भी हो सकता है। General Dyer is right. I don't want any processions here. Sir, हमने 4 दिन पहले गांधी को अरेस्ट किया, 3 दिन पहले यहाँ के लोकल लीडर्स और डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट किया। अब अगर हम इससे ज्यादा करेगा तो people will revolt. Revolt? You said revolt? Being a general in British Army and you're talking like a fool, a coward. I'm sorry sir, but the fact is हमारे आर्मी में पंजाब से 3 लाख सोल्जर्स हैं और अगर आम लोगों ने रिवोल्ट किया तो ये 3 लाख सोल्जर्स भी रिवोल्ट कर देगा। Oh, come on, General Bannon. Are you joking? British Army ने Indian soldiers का कभी परवाह नहीं किया. Then why are you so serious? I'm not serious, General Dyer. What are you talking about? Try to understand the situation. Sir, try to understand the political situation of Punjab. The senior leaders of the gang are in Hartal and Gandhi has called for non-cooperation. Did you know about this, General Dyer? Gandhi! We have arrested him and you are still talking about that Gandhi? I'm sorry, sir, but because of this Gandhi आया यहाँ पे बहुत बड़ा आफत पैदा हुआ है। अभी हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जुलूस निकालता, अभी वो और यूनाइट होता। आपके पास तो सारा रिपोर्ट है ना सर? General Bannon, in arguments and excuses से कोई फायदा नहीं. Things are getting worse and worse. अब हमको defensive होना नहीं मांगता. अब we have to be more and more offensive. Otherwise, General Bannon, you will not be able to control the situation. General Dyer is right. But sir, General Dyer, Sir, I want you to take complete control over Punjab. I don't want any processions of united Hindus and Muslims. Do you understand? Sir, मैं सब समझ गया. but sir, tomorrow is 12th April 1919 और अमृतसर के लोग अपने दोनों लोकल लीडर्स डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू का रिलीज वास्ते जुलूस निकालता है। General Bannon, are you hard on hearing? Didn't you listen? अब मैंने चार्ज संभाल लिया है. अब सिटी में तोप और बंदूक का आवाज तो सुनाई देगा, लेकिन जुलूस के नारों का नहीं. Good boy. मैं आज ही मुनादी करवा देगा कि शहर में कोई भी जलसा या जुलूस गैर कानूनी हो और मैं आज रात से ही कर्फ्यू लगा देगा. तुम एक नंबर का जीनियस है. मैं आज अपना एक छोटा सा करिश्मा दिखाएगा जनरल बैनन. What do you mean? What करिश्मा, General Dyer? मैं अमृतसर के कुछ एरियाज में पब्लिक से क्रॉलिंग कराएगा. What? Crawling? Yes, crawling.
तुमको सब समझा देगा। तुम अभी से सिटी का हिंदू और मुसलमान को लड़ा। हमको हिंदू और मुसलमान यूनिटी होना नहीं मांगता, बट इफ यू रिफ्यूज टू डू माय वर्क, हम तुम्हारा जमीन पे सरकारी कब्जा करवा देगा, समझे? जी हुजूर। एट लास्ट आज मुझ जैसे गरीब को कैसे बुलाया? राय बहादुर, गवर्नमेंट तुम्हारा मदद करने के बारे में सोचता है कि हम तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। अरे सरकार, आपके तो पहले से ही मुझ पे इतने एहसान है। नो राय बहादुर, नो, यू डिजर्व इट, पर तुमको हमारे वास्ते एक जरूरी काम करना मांगता। आप हुक्म तो कीजिए सरकार। हमको पूरा पंजाब में कंप्लीट पीस मांगता। नो हड़ताल, नो जुलूस, नो जलसा एंड नो मोर मीटिंग्स। तुम समझ गया राय बहादुर? समझ गया सरकार, मैं सब समझ गया। आखिर आपका ही तो नमक खाता हूँ, तो भला आपकी इतनी सी बात नहीं समझूंगा। सुनो सुनो सुनो, बाहुक्म जनरल डायर हर खासो आम को खबरदार किया जाता है कि अमृतसर में कोई भी जलसा या जुलूस गैर कानूनी होगा। कोई भी शख्स रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई भी शख्स रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू में घर से बाहर निकलेगा तो उसे हुक्म उदूली के जुर्म में गोली मार दी जाएगी। ही मुल्क में डर कर रहना कायरता है, यानी बुज़दिली। कल यानी 13 अप्रैल बैसाखी के मौके पर आप सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि जलियांवाला बाग पहुंचे। हम सब भाई मिलकर बैसाखी का त्योहार मनाएंगे। सुनो 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 सुनो, बाहुक्म जनरल डायर हर खासो आम को खबरदार किया जाता है कि अमृतसर में कोई भी जलसा या जुलूस गैर कानूनी होगा। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग चलेंगे। अमृतसर में कोई भी जलसा या जुलूस नहीं किया जाएगा। कोई भी शख्स रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई प्यारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई प्यारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई प्यारे। अगर कोई भी शख्स रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू में घर से बाहर निकलेगा तो उसे हुक्म उदूली के जुर्म में गोली मार दी जाएगी। सुनो 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 भाइयों, अपने ही मुल्क में डर कर रहना कायरता है, यानी बुज़दिली। कल यानी 13 अप्रैल बैसाखी के मौके पर आप सभी भाइयों से दरख्वास्त है कि जलियांवाला बाग पहुंचे। हम सब भाई मिलकर बैसाखी का त्योहार मनाएंगे। बैसाखी का त्योहार मनाएंगे। नौजवानों अब हमें बेदार होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। देश
गिरफ्तार कर सकता है। हम इन अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट जैसे अंधे कानून की मुखालफत करते हैं। मुखालफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। भाइयों, अंग्रेजों की इस चाल से हम सबको होशियार रहना होगा। वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाना चाहते हैं। पंजाब के सारे राय बहादुर और खान बहादुर इस अंग्रेज सरकार के पिट्ठू हैं। उनकी बातों में ना आना। जब अब तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते आए हैं, तो इस मुसीबत की घड़ी में हमें साथ रहना होगा। याद रखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ये सारे आपस में है भाई प्यारे। भाइयों, आप सभी ने आज जनरल डायर का ऐलान तो सुना ही होगा। हमें उसके ऐलान से डरने की जरूरत नहीं है। हम बैसाखी का मेला जरूर करेंगे और जलियांवाला बाग चलेंगे। याद रखिए, कल शाम 4:30 बजे हम सब वहीं मिलेंगे। हम सबको अपना त्योहार मनाने का पूरा हक है। बैसाखी का मेला कहाँ करेंगे? जलियांवाला बाग करेंगे। पंजाब के जालिम और बक्कार माइकल ओडायर ने जालंधर से जालिम जनरल डायर को बुलाया है और सारे इंतजाम उसके हाथ दे दिए। कल उसने यहाँ आते ही मार्शल लॉ लगा दिया और अमृतसर की जनता पर कोड़े बरसाकर उन्हें रेंगने पर मजबूर कर दिया। जनरल डायर, वापस जाओ, वापस जाओ। यानी कि 13 अप्रैल 1919 जो बैसाखी का भी दिन है, हम सबको जलियांवाला बाग पहुंचना ही होगा। पिछले हफ्ते हमारे नेताओं डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू ने आप सभी को अपने ख्यालात सुनने जिस जलियांवाला बाग में बुलाया था, कल फिर उसी मुकाम पर आप सबको होना ही होगा। याद रखिए, आप इन अंग्रेजों से जितना डरेंगे वो हमें उतना ही डराएंगे। पंजाब ने शेर पैदा किए हैं, कायर नहीं। आज तो हम नहीं है, कायर नहीं। पंजाब ने शेर पैदा किए हैं, कायर नहीं। आज तो हम नहीं है, कायर नहीं। पंजाब ने शेर पैदा किए हैं, कायर नहीं। आज तो हम नहीं है, कायर नहीं। क्या जज्बा था उन लोगों का। हाँ भाई हाँ, क्या जज्बा था, क्या जज्बा था उन लोगों का कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी कोई रुकने को तैयार नहीं। सलाम सलाम ऐसे सलाम ऐसे जज्बे को। अरे भाई क्रांतिकारियों, अगर पूरा ना मानो तो एक बात पूछूं। पूछो। भाई डाकुओं की बंदूक उठाता है और फिर आप सब लोग भी तो। ओए, तू हमें डाकुओं से मिला रहा है? अरे सवाल भी करता है उन अंग्रेजों वाले। आराम से सुखदेव, अब समझाना ही तो काम है हमारा। उधर तू अंग्रेजों को समझाता है, इधर इनको हम समझा देते। और तुम भाई, हमें और डाकू में फर्क देखो। डाकू सिर्फ अपने लिए बंदूक उठाता है और बेगुनाहों को मारता है,
जबकि हम वतन के लिए बंदूक उठाते हैं और बेगुनाहों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। समझ में आया कुछ फर्क है दोनों में, समझे? हाँ भाई फर्क तो समझ गया। लेकिन आप सब लोग बड़े जितनी होते हो, पूछो कैसे? कैसे? भाई इस जेल में वो हड़ताल जो कर रखी है आप लोगों ने, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या कभी जेल में भी सुविधा मिला करती है जो आप लोग यहाँ हड़ताल करे बैठे हो? देखो भाई, हम भी इंसान हैं, जानवर नहीं, तो हमें भी इंसानों वाला खाना ही मिलना चाहिए। उधर देखो, जेल की नालियां सालों से बंद पड़ी है। वहाँ देखो, दीवालों पर सीलन भरी पड़ी है और ये सब हमारी जायज मांगे हैं और इन्हीं मांगों के लिए हम सब हड़ताल पर हैं। और जब तक हमारी मांगे मान ली जाती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे माननी होगी, माननी होगी। और तुम बेफिक्र रहो, हमारी मांगों से तुम्हारा भी फायदा होगा। हाँ ठीक है। लेकिन अब जरा इन्हें तो देखो ना, ये बंगाली बाबू नहीं, ये महान क्रांतिकारी जतीनदास जी है। लेकिन इन्होंने 64 दिनों से कुछ नहीं खाया, ये सिर्फ पानी पर चल रहे हैं। ऐसा और कितने दिनों तक चलेगा? ऐसा आखिरी सांस तक चलेगा। तुम में फिक्र मत को। कमाल है भाई, 64 दिन का भूखा आदमी भी डांट रहा है। कमाल। मगर जतिंदा की तब्दीली बढ़ रही है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलवाओ, कम से कम डॉक्टर को तो भिजवा देते। होशियार, खबरदार! अरे भगत सिंह, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जेलर को खबर पहुंचाइए। अरे भगत सिंह, जेलर कहते हैं जिसने 64 दिन से कुछ नहीं खाया, उसका डॉक्टर भी क्या करेगा? मैंने कितनी बार जतिनदास से कहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप ये अनशन तोड़ दे, लेकिन जतिनदास है ना हमारे, करेंगे तो अपने मन की ही। अरे जालिमों, कोई तो सुन लो। सब ठीक हो जाएगा जतिनदास। जतिनदा की नस तेज चल रही है। तो करो भगत सिंह, सब ठीक हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसी को भी मारना इन अंग्रेजों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जलियांवाला बाग, वहां भी इन जालिमों ने किसी पर रहम नहीं किया, किसी पर नहीं। जैसे हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो भी खाली हाथ थे, उनमें तो बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी थे। फिर भी इन जालिमों ने किसी एक पर रहम नहीं किया, किसी एक पर नहीं। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन 1919। लेकिन इससे पहले 10 अप्रैल को गांधी जी, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर कृष्ण की रहनुमाई में अमृतसर में मुकम्मल हड़ताल की। लोगों ने जुलूस निकाला और अपने नेताओं की रिहाई की मांग की। जुलूस हॉल ब्रिज पर पुलिस की घुड़सवार टुकड़ी जरिए रोक दिया गया। तभी पुलिस का डिप्टी कमिश्नर इरविंग कप्तान मेसी के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे जुलूस पर बिना वार्निंग दिए गोलियां चलवा दी। 8 लोग वहीं के वहीं ढेर हो गए और कई घायल भी हुए। जुलूस के बाकी लोग वहीं पत्थर की तरह खड़े के खड़े रह गए।
अमृतसर के दो मशहूर वकील सलारिया और मकबूल महमूद अंग्रेजी कॉलेज के प्रिंसिपल वाथन के साथ पुलिस सुपरिंटेंडेंट प्लोमर के पास गए ताकि पुलिस को वहां से हटाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने अपील को साफ साफ ठुकरा दिया। पुलिस की और टुकड़ियां वहां पहुंचने लगी। लोग अपने घायल साथियों और लाशों को चुपचाप वहां से उठाकर जाने लगे। तभी पुलिस की एक टुकड़ी उनके पीछे पीछे चलने लगी, जिससे भीड़ भड़क उठी और उन पर ईंट और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने खुलेआम बिना किसी वार्निंग कर भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 20 लोग वही के वही ढेर हो गए और कई घायल हो गए। सलारिया और मकबूल महमूद पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास फिर गए ताकि जख्मी और लाशों को उठाने के लिए उन्हें स्ट्रेचर दिलवाया जा सके। उसने स्ट्रेचर दिलवाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने ये भी कहा कि किसी भी जख्मी को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं होने देगा। इससे लोग और ज्यादा भड़क उठे और रेलवे माल गोदाम में धावा बोल दिया। नेशनल बैंक में भी हमला करके 3 अंग्रेजों को मार डाला गया और बैंक को आग लगा दी गई। एक और बैंक अलायंस बैंक में आग लगाकर उसके अंग्रेजी मैनेजर को भी मार डाला गया और चार्टर्ड बैंक पर भी हमला हुआ। इस वाक्य के बाद 11 अप्रैल को जनरल डायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया। बहुत से घरों में लाशें पड़ी हुई थी, उन्हें शमशान या कब्रिस्तान ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। आज 13 अप्रैल प्रिंसिपल वाथन के कहने पर जनरल डायर ने उन लाशों को कब्रिस्तान और शमशान ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त ये भी रखी गई कि एक मैयत के साथ सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही जा सकते हैं। जनरल डायर ने ये धमकी भी दी कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो अमृतसर पर हवाई बमबारी करवा देगा। आज 13 अप्रैल बैसाखी का दिन भी है। लोग बड़ी तादाद में स्वर्ण मंदिर की ओर चले जा रहे हैं। आज ही के दिन सन 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, लेकिन शहर अमृतसर में बैसाखी का माहौल नजर नहीं आ रहा। ना कोई जोश है, ना कोई उमंग। आज सुबह ही जनरल डायर ने तकरीबन 500 फौजियों के साथ मार्च किया ताकि लोग खौफजदा हो सके, लेकिन लोग खौफजदा नहीं, लोग गमगीन हैं। फिर भी दोपहर 2 बजे से लोग जलियांवाला बाग पहुंचने लगे। लोग चले जा रहे हैं मुस्कुराते हुए, नारे लगाते हुए, गाते हुए और सोतों को जगाते हुए।
बात होती है आजाद कौमें, होती है आजाद कौमें। मिल नहीं सकती है आजादी कीमत बिना दिए, मिल नहीं सकती है आजादी कीमत बिना दिए। रोक सकता कौन है कीमत चुका देने के बाद, होती है आजाद कौमें, होती है आजाद कौमें। रुक जाएगी गुलामी की कड़ी दम भर में आप, टूट जाएगी गुलामी की कड़ी दम भर में आप। हिंदू और मुस्लिम के मसलन मिला लेने के बाद, होती है आजाद कौमें, होती है आजाद कौमें। सर कटा देने के बाद, सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद, होती है आजाद कौमें, आजाद कौमें। मतलब आपने शेर पैदा किए हैं, कायर नहीं। आगे तो हम नहीं है, कायर नहीं। बैसाखी का दिन है, यानी त्योहार का दिन, लेकिन मैं आप लोगों को त्योहार की मुबारकबाद देने नहीं आया हूँ। हमारे गली मोहल्ले में जो मातम का माहौल है, उसे देखते हुए मुबारकबाद दी भी नहीं जा सकती। हम लोगों ने जलसे का समय 4:30 रखा है और अभी 4 बज रहे हैं। हमें जलसा जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म करके अपने अपने घरों को चले जाना है और हमें जनरल डायर को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना जिससे वो हम पर बेवजह हरकत कर सके। हमें शांतिपूर्वक अपना जलसा करना है। और भाइयों, लगता है बाजार से वाली गली से जनरल डायर और के सिपाही आ रहे हैं। भाइयों, कोई कहीं नहीं जा रहा। कुछ नहीं होगा।
घट अजीब जान के शामिल हुआ कोई। थी दरमियाने बाग हजारों की भीड़ भाड़, नागाह एक तरफ से चली गोलियों की बाढ़, नागाह एक तरफ से चली गोलियों की बाढ़, चली गोलियों की बाढ़, चली गोलियों की बाढ़। फिर वो हुआ जिससे लरज़ती है तन में जान, पत्थर का दिल बनाओ तो कुछ हो सके बयान, पत्थर का दिल बनाओ तो कुछ हो सके बयान, पत्थर का दिल बनाओ तो कुछ हो सके बयान। मैं ठाकुर पारी रतन देवी अपराध शाम मेरे पति अच्छे आए थे। राजी मेरी मदद करो मेरी मदद करो। मेरे दोनों टंगा में गोली लगी। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ कर।
बोला ना, मैंने बोला। ओए ओए सुन लो ओए ओए तुम्हानू रब दा वास्ता मैनू पानी पिला दो मैनू पानी पिला पुत्र तेनू भी गोली लगी है पुत्र। मेरी पीठ पे कमर से गोली लगी है। तुम्हानू रब दा वास्ता मैनू पानी पिला दो पानी। चुप हो जा पुत्र, सब्र कर। इत्थे पानी कित्थे है पुत्र? इत्थे ते सिर्फ खून ही खून हैगा पुत्र, खून ही खून। आए वाहिगुरू की कितना बच्चियां नू ते बख्श देना। ठीक हो जाना कुत्ता से भाग गया, कुत्ता से भाग गया, कुत्ता से भाग गया, भाग गया, कुत्ता से पहुंच गया। पहुंच गया कुत्ता से। लाश मिल गई। ओए, लगता है सवेरे होने से पहले मैं भी लाश बन जाऊंगा। लाला सुंदर दास जी,
आओ, कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद दो, और कोई तो आओ, दोनों रब दा वास्ता कोई तो आओ। देखो, देखो, कुत्ते लाशा नू नोच कर खाना शुरू कर देता है। जालिमा, सानू अपनी लाशा तो चुक लैन दे, लाशा ते भी कर्फ्यू लगा देता। हाँ, कोई तो मेरी मदद दो। मैं और जात सारी रात इतने लाशा विच कल्ले नहीं कर सकती। मैं कल्ले नहीं रो सकती। कोई तो आओ, कोई तो आओ। ओए रब्बा, आज ते तेरा सारा हिसाब ही पुट्ठा पै गया ना, पुट्ठा पै गया ना। ओए थल्ले आके देख, थल्ले आके देख। ओए जब एक बंदा मरदा है ना, तो 1000 बंदे रोंदे ने, इतने 1000 बंदे मरे पए ने। और मैं रोन वाली कली नहीं, 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 मैं नहीं रोवांगी। हाँ, मैं नहीं रोवांगी, मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं रोवांगी, 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 मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं रोवांगी। मैं नहीं रो सकती। उधर जो भी हुआ वो हम सब ने देखा, और इधर हमारे लिए भी फांसी ही मुकर्रर। तो हम भी तैयार हैं इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तैयार हैं इन फांसी के फंदों को झूम जाने के लिए। तो आओ यारो, एक आखिरी बार गले मिलो। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रियाज सैयाद के हाथों से अपना हाशिया।
दाग दाग उजाला। एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए और आपके अपनों के लिए। और मुझे लगता है जिस पर ये प्ले आधारित था, स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम, मुझे लगता है बैठकर ताली बजाना लाजमी नहीं, एक बार खड़े होकर तालियां होनी चाहिए ऐसी प्रस्तुति के लिए जो हमारे देश की आजादी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठ जाइए। आज मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे फेस्टिवल का आखिरी दिन है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं बुलाऊंगा इस प्ले के असिस्टेंट डायरेक्टर सपना मिश्रा एंड विकास रवि। जोरदार तालियों से स्वागत। इसके साथ बुलाना चाहूंगा म्यूजिक राजेंद्र शर्मा। जोरदार तालियों से, तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये कलरव फेस्टिवल का आज आखिरी और अंतिम प्रस्तुति एंड परफॉर्मेंस था। सिंगर हिमांशु शर्मा और अजय मनचंदा सर। म्यूजिक एग्जीक्यूशन लग्नेश प्रकाश जी। जोरदार तालियां। प्रोडक्शन मैनेजर पार्थ हजारिका। जोरदार तालियां। सेट अजय मनचंदा सर एंड अरुण मलिक। सेट एग्जीक्यूशन परम द परमानंद। जोरदार तालियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज परम। एंड प्रॉपर्टीज में विकास रवि, पार्थ हजारिका एंड परमानंद परम। जोरदार तालियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कॉस्ट्यूम में सूरज नितिज्ञा जोशी। और जो आप सिख टर्बन देख रहे थे उसमें हेल्प कर रहे थे रमनदीप। जोरदार तालियां। लाइट डिजाइनर राघव प्रकाश मिश्र जी। जोरदार तालियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। कोरियोग्राफी सपना मिश्रा। जोरदार तालियां। स्क्रिप्ट अनीस आजमी। जोरदार तालियां उनके लिए भी। प्रोडक्शन सुपरवाइजर शैलेंद्र कुमार। जोरदार तालियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज शैलेंद्र जी। मेकअप लवली जायसवाल, वैशाली एंड नितिज्ञा। जोरदार तालियां। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और इसमें कुछ हमारे गेस्ट आर्टिस्ट भी थे जो संडे क्लब का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी कल परसों में परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेकिन हमारे विशेष आग्रह पर उन्होंने हमारी मदद करी। एज एन एक्टर, एज गेस्ट वो शामिल हुए, हम उनके आभारी हैं। आन्या, भाव्या, सृजन, कुशाग्र, ज्योति, गार्गी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां इनके जज्बे के लिए कि एक परफॉर्मेंस होने के बाद दूसरी परफॉर्मेंस के लिए शामिल हुए। और टीआई कंपनी के जो हमारे कलाकार हैं उसमें भी 2 कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हेल्प करी। जोरदार तालियों से डॉक्टर भूमिनाथन एंड शहनशाह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं इस पार्ट 3 के प्रोडक्शन के अंतर्गत। तो स्पेशल क्लासेस में जो थे हमारे फैकल्टीज में अशोक सागर भगत। जोरदार तालियां उनके लिए। श्रीवर्धन त्रिवेदी जी के लिए जोरदार तालियां। अरुण मलिक जी के लिए जोरदार तालियां जो हमारा इनपुट रहा इस बीच। कीर्ति बी शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां स्पेशल क्लास के लिए। राघव प्रकाश मिश्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अजय कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। ये इनपुट रहा। और अब मैं आवाज देने जा रहा हूं जिसने सजाया, संवारा और पिरोया एक माला में, यानी कि डिवाइस्ड एंड डिजाइन एंड डायरेक्टेड बाय अजय मनचंदा सर। जोरदार तालियों से उनका हम स्वागत करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। तालियां बजती रहनी चाहिए सर के आगे तक। और अब मैं
चाहूंगा टीआई टीम में जिन लोगों ने हमारी मदद करी बढ़ चढ़कर पिछले 5-6 महीने से और प्रोडक्शन में हेल्पिंग हैंड में थे राशिद भाई, सुनील भाई, उमेश भाई, जोरदार तालियां। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में रीना काला मैम, जोरदार तालियां उनके लिए। लाइट डिपार्टमेंट में धीरेन्द्र कुमार जी, जोरदार तालियां, प्लीज कम ऑन द स्टेज। साउंड डिपार्टमेंट में नितिन कुमार और गुलशन भाई, जोरदार तालियां। कारपेंटरी डिपार्टमेंट में राम अवतार मीना जी, ब्रजेश भाई, जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में दरमियान जी और शैलेंद्र भाई मेरे बगल में ही खड़े हैं। एंड टीआई कोऑर्डिनेटर जयंत राभा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड वार्म appreciation by TI chief, one and only Riken Nomle sir, please come on the stage. लेकिन उनकी एंट्री कराएंगे हम। अब हम चाहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, NSD एलुमिनी TI फाउंडर मेंबर, सीनियर फेलोशिप होल्डर CCRT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टीआई के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका एवं टीआई के कई नाटकों में निर्देशन से आपका योगदान सराहनीय और उल्लेखनीय है, जिनमें उनका प्रचलित नाटक है गुमनाम सितारे, जिसका मैं अभिनेता रह चुका हूं और रहना चाहूंगा जीवन भर। मैं जोरदार तालियों से बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुवर्ण रावत जी को। प्लीज टीआई चीफ रिकेन सर उन्हें मंच तक लेकर आए और रोनिका मैम से मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए शॉल आप लेकर आए और प्लीज कम ऑन द स्टेज। नहीं, थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिकेन सर से चाहूंगा कि आप आज की प्रस्तुति के हमारे डायरेक्टर साहब को, अजय मनचंदा सर को शॉल उड़ाकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय संस्कार रंगटोली की तरफ से उनका सम्मान करें। सपना मैम प्लीज कम। आप सभी बच्चों के नाम लेकर उन्हें यहाँ पर बुलाइए तालियों के साथ। मैं नाम सर मैं चाहूंगा नाम से बुलाया जाए, क्योंकि ऐसे नहीं, प्लीज अंदर ही रहिए, नाम से एंट्री होगी सबकी। सभी बच्चों की नाम से एंट्री होगी। यस। आद्या वर्मा, हर्षित वर्मा, तान्या, आतिफ, मंजीत सिंह, समीर सोनी, स्वर्णा सेन, नैनिका नायर, शाल्विका शर्मा, यशाया ग्रोवर, निर्मल भट्ट, अंजल, विवेक शर्मा, प्रिंस, लखन, दीपांशु, सूफियान, रोहिन कंसल, नेत्रा सहगल। ओ अब हमारे अतिथि महोदय यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूँगा आप अपने करकमलों से, हाथों से आज हमारे जितने भी कलाकार हैं उनको सर्टिफिकेट वितरित करें। जोरदार तालियों से आप नाम लेती जाइए और सर्टिफिकेट उधर जाता जाएगा। विवेक शर्मा, लखन, अंजल, सूफियान, ओ अंजन, अंजल, सूफियान, दीपांशु,
शाल्विका, रोहिन, नैनिका, निर्मल, मंजीत, आतिफ, हर्षित, समीर कुमार, प्रिंस, तान्या, नेत्रा, यशाया, आद्या, स्वर्णा सेन। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूंगा कि हमारे आज के चीफ गेस्ट सर आप हमें ब्लेसिंग दें और कुछ कहें आशीर्वाद के रूप में। अनीस आज़मी जो इसके मूल लेखक हैं और जो भी हमारी ऑफ स्टेज की जो अजय मनचंदा जी की जो टीम है और जो ऑन स्टेज जो मैजिक इन्होंने किया है, इट वाज रियली अ वंडरफुल प्रोडक्शन। लेट्स हैव अ बिग हैंड। और मुझे लगता है कि जो टीआई के हमारे चीफ हैं रिकेन जी, वो जिस तरह से आफ्टर कोरोना ये सब रिवाइव कर रहे हैं, ये पूरा जो फेस्टिवल चला है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये आखिरी पायदान है आज का। और इसी कड़ी में आगे जा कर के जैसा कि हमारे जो एनएसडी के डायरेक्टर हैं चित्रंजी जी, उन्होंने ये वादा किया कि नहीं हम अब रिवाइव करेंगे जश्न बचपन बाल संगम। तो मुझे लगता है आने वाले समय भी वो भी सब कुछ होगा। और उसमें अजय मनचंदा सरीखे जो मुझे लगता है मोर देन 3 डिकेड्स, 3 दशक से ऊपर हो गया है जब से ये टीआई का एक गठन हुआ, इस एनएसडी में बराबर जुड़े रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा एक इंटरैक्टिव इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी हुआ था इनके साथ ड्यूरिंग रिहर्सल, तो अप्रत्यक्ष तरीके से पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। कुछ ऐसे भी हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक के जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी था। तो जो पूरा जो प्रोसेस ओरिएंटेड जो भी काम था, जो आखिरी तस्वीर यहाँ पे कलेक्टिवली वो जो टीम वर्क है, वो जो एनर्जी है, इट वाज हियर, यू कुड सी, यू कुड वॉच इट। सो रियली बहुत मज़ा आया और आई एम वेरी थैंकफुल टू गिव मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस दिस प्ले। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। अब मैं चाहूँगा आज की स्क्रिप्ट के जो हमारे लेखक महोदय हैं वो हमें कुछ कहें और 2 शब्द रखें। शुक्रिया सोहन भाई, अजय मनचंदा। मेरा काम तो मेरे ख्याल से मुझे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, जो कुछ मैं लिख सकता था अजय के हुक्म के मुताबिक मैं लिखता चला गया, नाटक बन गया। मैंने बहुत से नाटक लिखे हैं अजय के कहने पर, इनके गिरबान पकड़ने पर कि इस सब्जेक्ट पे स्टॉक भी चाहिए। इस पर्टिकुलर नाटक ने मुझे बहुत सताया, बहुत पढ़ाया, बहुत जगह मैं रिसर्च पे गया। उस दौर के पंजाब की जो पुरानी मैगजीन्स थे वो निकाली, उसमें प्रभात फेरियों में गाए जाने वाले गाने निकाले और इस तरह से जो सच को बहुत पास से दिखा देते थे, क्योंकि उस वक्त के जो उर्दू अखबार थे सारे अखबार उर्दू में निकलते थे पंजाब में, उनकी कटिंग्स को निकाल के। और मैं अजय को जब मैंने स्क्रिप्ट दी तो उस पर कई जगह पानी गिरा हुआ था, इन्होंने कहा स्क्रिप्ट पे पानी गिरा। मैंने कहा यार मैं रो पड़ता था लिखते लिखते, बार बार रो पड़ता था, ये आंसू है मेरे। तो इस नाटक ने मुझे रुलाया, बहुत रुलाया और आज इन बच्चों ने मेरा जो है कद बढ़ा दिया। और थैंक यू अजय,
थैंक यू वेरी मच ऑल द बिल्कुल सही माइक बढ़ाया है आपने, मैं भी यही करने वाला था। प्लीज अब हमारे प्ले के डायरेक्टर महोदय से मैं चाहूंगा कि वो अपने शब्द रखें। Namaskar. First of all, thank you very much to witness this play. यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये शाम मेरे कुछ कहने की नहीं है, जो कहना था इन सब ने कह दिया, और ये शाम इनकी है, इनके नाम है, तो मैं तो आज बिल्कुल निशब्द हूँ, इसलिए पीछे खड़ा हूँ। जैसे आपको पता है कि आज हमारा ये फेस्टिवल क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ आ गया है, तो मैं चाहूँगा हमारे टीआई चीफ सर रिकी नोमले सर हमें इस कलरव फेस्टिवल की लास्ट विशेस और आगे की प्रोग्रामिंग दें। मैं तो थैंक्स ही दूंगा। मंचिंदा जी, थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन अ वंडरफुल प्ले, एंड मेरा जो विश्वास था आपके ऊपर, आपने बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे इंसान भी है, एक अच्छे डायरेक्टर भी है आप, और आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस गाइज हैव डन वंडरफुल वर्क। बहुत जब से टीआई ज्वाइन किया उसके बाद देख रहा हूँ कि वंडर पे वंडर हर दिन होता जा रहा है, एंड देन इससे ज़्यादा बेहतर क्लोजिंग नहीं हो सकता इस फेस्टिवल का। थैंक यू वेरी मच। आसवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। और एंड आई ऑल्सो रिमेंबर वो लोग जो टीआई को बनाया है, बेरी जॉन जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आज है नहीं यहाँ पे, मैं धन्यवाद करता हूँ लतीफ़ सर का, स्वर्गीय त्रिपुरारी मैम जी का, और सभी उन लोगों का जिन्होंने टीआई को आज इस मुकाम तक पहुँचाया। और मैं तो बस कुछ समय के लिए इसे चला रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बहुत अच्छे तरीके से, जो विज़न उन लोगों ने देखा था उसे मैं आगे ले जाऊँ, उस कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। और मैं डायरेक्टर नेशनल स्कूल ड्रामा का भी धन्यवाद करता हूँ, वाइस चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ, रजिस्ट्रार, एवरीवन इन्वॉल्व इन टीआई, और मेरे फैमिली, टीआई फैमिली का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एवरीवन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा लड़का का धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो इस बार पार्टिसिपेट किया समर वर्कशॉप, और उसके बाद पार्ट 1 में, और या माई फैमिली इज़ ऑल्सो देयर, आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो थिएटर, मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ अरुणाचल में, हम लोग फैमिली पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम घर भी बनाते हैं तो फैमिली साथ में मिल के बनाते हैं, सब गांव सब मिल के बनाते हैं, गांव एक फैमिली होता है हमारा, तो उस पर हम बहुत भरोसा करते हैं। और एक बार जिसे हम अपना भाई या फिर अपना दोस्त, अपना स्टूडेंट मान लेते हैं, उसे हम ज़िंदगी भर मरते दम तक मानते हैं। और तो मैं आप लोगों को, सभी स्टूडेंट एंड एट द सेम टाइम दोस्त हु वर देयर बैक स्टेज में भी, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक, या फिर समर वर्कशॉप में भी जो थे इस बार पार्टिसिपेट हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे दिल में हैं, हमारे प्रेयर्स में हैं, और हम चाहेंगे, हमारे मनोकामना, हमारी ये है प्रेयर से, हमारा विश है कि आप लोग आगे जाएं, हमारा ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत आगे जाएं। और टीआई के तरफ से, थिएटर एजुकेशन की तरफ से, नेशनल स्कूल ड्रामा की तरफ से हमारा जितना कैपेसिटी है हम वो ज़रूर करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि आगे हमारा फेस्टिवल भी हो, जश्न बचपन, डायरेक्टर साहब भी चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि फेस्टिवल हो, और फेस्टिवल में मैं चाहूँगा कि आपका ये नाटक ज़रूर स्टेज हो, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। अगर इसमें अगर आप मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी जाए, जो हमारा ये रिचुअल की तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, और इससे पहले भी मुझे पता है कि लोग बोलते थे, या जो टीआई को चलाते हैं, हमारा संस्कार रंग टोली है, हम संस्कार सिखाते हैं। तो जो संस्कार इस नाटक से, या फिर जो संस्कार आपको समर वर्कशॉप में या फिर इस प्रोसेस में जो मिला है, उसे आप ज़रूर कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा और प्यार को स्प्रेड कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, एंड विल मीट अगेन, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे बड़े लेवल में, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो वेरी मच। और पेरेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे पता है आप लोगों को भूख लगी है, आपको जाना भी है, बहुत दूर से भी आए हुए हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच आपके इस पेशेंस के लिए, आपके इस प्यार के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच।